नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। बांग्लादेश या यूं कहिए मोहम्मद यूनुस का नया बांग्लादेश जो कि अराजकता का नया गढ़ बनता जा रहा है। वही बांग्लादेश जिसे भारत के कुछ नेता डेवलप्ड मॉडल बताकर उदाहरण देने से नहीं थकते। The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. आज वही बांग्लादेश कट्टरपंथ, हिंसा और अराजकता का ऐसा चेहरा दुनिया के सामने रख रहा है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बांग्लादेश के भालुका उपजिला के डुबालिया पारा इलाके में रहने वाला दीपू चंद्र दास कोई नेता नहीं, कोई एक्टिविस्ट नहीं, कोई एजेंडा नहीं, एक साधारण कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। उसकी सिर्फ एक पहचान थी, हिंदू होना। और इसी पहचान के नाम पर पहले उसकी निर्मम हत्या की गई, फिर उसके शव को पेड़ से बांधा गया और उसके बाद उसे जला दिया गया। सोचिए, ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, ये वो देश है जो खुद को डेवलपिंग डेमोक्रेसी कहता है और जिसे भारत में भी कुछ नेता उसी रूप में पेश करते रहे हैं। याद है आपको महुआ मोइत्रा का वो बयान जिसमें बांग्लादेश को लोकतंत्र और विकास का मॉडल बताया गया था। Tell me one thing, I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. सच में? तो फिर सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश की ये सच्चाई उन्हें दिखाई नहीं देती, जहां खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, जहां हिंसा इतनी विकराल है कि वहां की प्रधानमंत्री तक सुरक्षित नहीं है और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। शायद ये वही सच है जिसे सेलेक्टिवली ब्लाइंड लोग देखना नहीं चाहते। आज हालात ये हैं कि शेख हसीना विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इससे भारत को फायदा होगा, लेकिन क्या वाकई? अगर पूरे परिदृश्य को गहराई से समझें तो इस अराजकता का सबसे बड़ा फायदा भारत को नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस जैसे और आईएसआई जैसी भारत विरोधी सोच को होगा। क्योंकि जब देश में कैओस होता है तो सबसे आसान होता है भारत विरोधी नैरेटिव फैलाना, लोगों के दिमाग में जहर भरना और भारत को विलेन बनाना। और यही वजह है कि बांग्लादेश की सड़कों पर जल रही आग सिर्फ उसका इंटरनल इशू नहीं रहा है, ये पूरे साउथ एशिया के लिए एक वार्निंग है। जब अगली बार कोई सवाल पूछे भारत में कौन रहना चाहेगा, तो जवाब बिल्कुल साफ है। बांग्लादेश की आज की हालत देखकर ये सवाल पूछने वालों को पहले वहां की सच्चाई देखनी चाहिए। अब जरा उन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए जो सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। एक तरफ बांग्लादेश की संसद में उस्मान हादी को लेकर शोक व्यक्त किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यूनुस सरकार ने दंगाइयों को खुली छूट दे रखी थी। असल सच्चाई ये है कि मोहम्मद यूनुस 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहते थे। इस वक्त शेख हसीना आवामी लीग पर प्रतिबंध है, बीएनपी हाशिए पर है, लेकिन बीएनपी नेता तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं 25 दिसंबर को लंदन से ढाका लौट रहे हैं और यूनुस नहीं चाहते कि तारिक रहमान अपनी पार्टी को फिर से मजबूत कर पाएं। इसलिए जरूरी था कि बांग्लादेश अराजकता की आग में झुलसे और इस अराजकता का सीधा फायदा मोहम्मद यूनुस को मिलता है। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी का खुला समर्थन यूनुस को हासिल है। आवामी लीग और बीएनपी के कमजोर पड़ते ही सबसे मजबूत दावेदार यूनुस खुद बन जाते हैं राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए। शायद असली खेल इसी राजनीतिक गणित में छिपा है। बांग्लादेश में फैली अराजकता सिर्फ दीपू चंद्र दास तक नहीं रुकी। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। प्रथम आलो के दफ्तर को फूंक दिया गया। सांस्कृतिक संगठन छाया नोट भवन पर हमला हुआ। और सवाल वही, आखिर कहां है बांग्लादेश की सरकार? जवाब साफ है। सरकार इस वक्त भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में व्यस्त है। हत्या के आरोपियों को भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश, लगातार भारत विरोधी बयानबाजी। 17 दिसंबर को नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्ला ने धमकी दी कि अगर बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा।
उस्मान हादी ने भी ग्रेटर बांग्लादेश का नया नक्शा साझा किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्से भी शामिल थे। इन तमाम भारत विरोधी हरकतों के बीच मोहम्मद यूनुस की भूमिका और भी ज्यादा संदिग्ध और जटिल हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि जमाते इस्लामी केंद्रीय भूमिका में आ चुकी है और छात्र संगठनों, धार्मिक नेटवर्कों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ रही है। और 85 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी अपनी सत्ता बचाने के लिए बांग्लादेश को आग में झुलसता देख रहा है। कुल मिलाकर आज जो बांग्लादेश दिख रहा है वो विकास का मॉडल नहीं बल्कि अराजकता का हब बन चुका है। सत्ता के लिए बेसब्र यूनुस बांग्लादेश को किस ओर ले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नो द नेशन के साथ।